हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB में जो सिविल की जो जेई पोस्ट आई हैं 2025, उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसके अंडर हम सोम स्टार्ट की थी हमने। तो ये नेक्स्ट वीडियो है सोम की। हमारा टारगेट है जेई 2025, ठीक है। ये याद रखना है, हमने स्मार्ट वर्क करना है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ स्मार्ट वर्क इज़ द की टू सक्सेस नाउ डेज, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुझे पता है। हार्ड वर्क के बिना तो नहीं है, बट स्मार्ट वर्क इस टाइम का ये सबसे ज़्यादा बड़ा मंत्र है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हमने बड़े पेपर्स के लिए नहीं तैयारी करनी है, गेट के लिए नहीं कर रहे हैं हम, किसी के लिए IES के लिए नहीं कर रहे हैं। हमने करना है किसके लिए? JKSSB के लिए, ठीक है। JKSSB के अंडर तो हमने उतना ही कन्फाइंड रहना है। जितना डीप में जाओगे उतना फंसोगे, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है। वो आज जो लेक्चर रहेगा ना, ये रहेगा सिंपल बेंडिंग थ्योरी है, ठीक है। इसमें बेंडिंग फार्मूला आएगा, मैं आपको सारा बताऊंगा, जितना आना है, जितना आपके लिए ज़रूरी है वो सारा, ठीक है। इसी को आप याद रखोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल बेंडिंग थ्योरी से, ठीक है। इसमें क्या है, बेंडिंग फार्मूला इसमें याद रखना है सबसे पहले आपने। बेंडिंग फार्मूला क्या है? बेंडिंग फार्मूला सिग्मा अपॉन वाई एम अपॉन आई इक्वल टू ई अपॉन आर। अच्छा, ये मैं ट्रिक्स साथ साथ आपको दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ ट्रिक्स आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है। हमें आपको पता है, एक हमारा जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज है जिसका नाम मायर है, ये याद रखना है, ठीक है। सिंपल बेंडिंग में ये वाला आपको पता ही है फॉर्मूला। अब इसको याद रखने का तरीका है मायर कॉलेज। मायर कैसे? एम अपॉन आई ई आर और सिग्मा अपॉन वाई, तो ये आपको याद रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत लोग स्किप करते हैं, क्या करते हैं यार, ये चीज़ें, ये क्या है, ये चीज़ है क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका आ गया बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अगर हम ये लेंगे तो न्यूट्रल एक्स अगर ये बनाएंगे, इससे कितनी दूर डिस्टेंस जहाँ पे हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेसिस, ये डिस्टेंस, तो ये रहेगा आपका y, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया m की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अब क्या आ रहा है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सर्कुलर के लिए मैंने यहाँ पे साल πd4/64, ये तो पता है। ये आपका हॉलो के लिए, ठीक है, हॉलो शाफ्ट होगा πd कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4 अपॉन 64, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका स्क्वायर के लिए πd3/12। अच्छा, BD3/12 जिसको आप बोलते हो, सॉरी। तो नेक्स्ट आ जाएगा ई की वैल्यू क्या है? ई क्या है? ई इज़ यंग मॉडुलस, ठीक। आर इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं आपको सिंपल ज़्यादा डीप में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये टाइम नहीं है आपको ज़्यादा डीप में जाना है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जब बेंडिंग होती है बीम में, ऐसे इस टाइप से होती है, ठीक है। सॉरी, ये करेंगे, इसको हमने ऐसे करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके की होती है बेंडिंग, ठीक है। ये बेंडिंग होती है। अब ये जो यहाँ पे ये जो मीट करती है ना, यहाँ से ये एक कर्वेचर बना रहा है ना ऐसे सर्कुलर टाइप में, तो ये कर्वेचर ही है, इसका क्या है, ये जो चीज़ होगी ये आर होती है, याद रखना। ये बैंड होता है ना बीम, तो उस वजह से। तो ये है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आर। हमारा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ना, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये भी होती हैं बट बहुत रेयरली। ये जो चीज़ें ये याद रखनी है, ये इन दोनों को, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो वो ध्यान रखना इन चीज़ों को। अच्छा, अब ये चीज़ें क्या है? एम अपॉन ई आई जो होता है उसको हम कर्वेचर बोलते हैं। एम अपॉन ई आई क्या होगा? कर्वेचर। अब कैसे होगा ये आपने बस इसको याद रखना है, क्वेश्चन आया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं। कर्वेचर किसको बोलते हैं? एम अपॉन ई आई को। अच्छा, ये क्या है? स्क्वायर बीम इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन द सर्कुलर बीम। स्क्वायर बीम जो है मोर इकोनॉमिकल है। अब मैं इसकी आपको वो भी बता देता हूँ। ये स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्क्वायर में। हम सोचते हैं सर्कुलर में है, नहीं, स्क्वायर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। फिर उसके बाद सर्कुलर आता है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर आता है। हम रेक्टेंगुलर के चक्कर में क्या करते हैं कि हमें स्क्वायर भी हम कहते हैं सबसे पहले सर्कुलर है, सबसे पहले स्क्वायर, फिर उसके बाद सर्कुलर, फिर रेक्टेंगल। ये स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। और ये आ गया उसकी इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या आएगा? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इज मोर इकोनॉमिकल दैन द सर्कुलर, ठीक। याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अजम्पशंस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अजम्पशंस है किस में? ये बेंडिंग स्ट्रेस में। क्या अजम्पशन है? बेंडिंग इक्वेशन इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के तक ही बेंडिंग मोमेंट जो है वो वैलिड रहती है।
इसके बाद आ गया बेंडिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक बार। मैंने आपको बताया था पहले भी प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अलोंग द लेंथ यूनिफॉर्म होता है, हर एक लेंथ पे जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा यूनिफॉर्म होगा। अगर ऐसा होगा, मान लो कुछ टेपरिंग है, हर एक पॉइंट पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो ये प्रिज्मेटिक नहीं होगी, इस पर बेंडिंग इक्वेशन नहीं वैलिड होगी। अब कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेज जो होंगी वो एक्सल इन नेचर होंगी, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ याद रखना है, ई कंप्रेशन में यंग मॉडुलस इन कंप्रेशन इज इक्वल टू ई टेंशन, ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों याद रखना है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम रिमेन स्ट्रेट, क्रॉस सेक्शन जो रहेगी हमेशा स्ट्रेट रहेगी उसकी, ये याद रखना है यार, इसको रटना है आपने बस। फॉर प्योर बेंडिंग, अब प्योर बेंडिंग क्या होती है? प्योर बेंडिंग होती है जिसमें प्योर बेंडिंग की होगी, शियर स्ट्रेस जो है ड्यू टू द फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, जो फ्रिक्शन की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा वो नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पहले बताया मैंने, EC इक्वल टू ET, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नॉट चेंज कहता है। अब अगर ये सेम है तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नॉट चेंज। अच्छा, ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे होंगे। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आपको क्या रखना है? सेक्शन मॉडुलस निकालने के लिए आपने वो M अपॉन आई इक्वल टू E अपॉन R इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, मैंने आपको बोला क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीन, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू M अपॉन आई, ठीक है, ये रखना है हमने। अब इसको रखना है, इधर से क्या निकालना है आपने? सेक्शन मॉडुलस के लिए क्या करना है? मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू डालनी है और मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ये दोनों वैल्यू जो होंगी ये मैक्सिमम रहेंगी, ये भी वैल्यू इसकी मैक्सिमम रहेगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू है तो यार M अपॉन आई, ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ पे वाई मैक्स हो जाएगा इसके साथ M अपॉन, अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे भी ला सकता हूँ वाई मैक्स ऐसे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी होती है सेक्शन मॉडुलस। अगर मैं बोलूँ सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन द वाई मैक्स, ठीक है। अब वाई मैक्स क्या है? वाई मैक्स है, अगर हम सर्कल चीज़ लेंगे, सर्कल का वाई मैक्स क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस बनाते हैं, वाई मैक्स तो ये एक्सट्रीम फाइबर तक, तो ये फाइबर तक कितना हो जाएगा, ये रेडियस ही तो आएगा, ठीक है ना, ये रेडियस आएगा, तो रेडियस को मैं d/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना आएगा, अगर ये पूरी की पूरी ये डेप्थ है तो ये d/2 आएगा ना एक्सट्रीम फाइबर तक, ठीक है। मैक्सिमम है ना वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम फाइबर तक, इससे ऊपर तो जा नहीं सकती, वही चीज़ है। तो ये हम ये देंगे, ऐसा यूनिट क्या होगी, mm3, ठीक है। क्या mm4 होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, नीचे वाई ये क्या लेंथ ही तो है, 1 mm चले जाएगा, mm3 आएगा, याद रखना, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल के लिए आ गया, Z फॉर रेक्टेंगल, कुछ नहीं आपने याद रखना है, आपने ये अगर मैं निकाल दूँ BD3/12, आपको पता है BD3/12 होता है। अच्छा, BD3/12 हो गया ये। अब ये क्या है, I, तो I अपॉन वाई मैक्स क्या हो गया, d/2। तो यार इसके नीचे मैं सिंपल अगर लिखूँ BD3/12 अपॉन में ये d/2, तो ऊपर ले जाऊँ तो BD3, ये किसके इक्वल है, BD3/12 इक्वल टू 2/d, एक d कट के यहाँ से 2 6, तो ये बन जाएगा BD²/6। अब ये BD²/6 ये आपको होगा, अगर भूल भी जाए तो आपने ऐसे ड्राइव कर देना, सिंपल, क्या आपको पता होना चाहिए I अपॉन वाई मैक्स जो होता है, और वाई मैक्स की वैल्यू आपने d/2 डाल के ये वैल्यू निकाल देनी, I तो पता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या है, स्क्वायर के लिए क्या यही चीज़ है, बट BD क्या है, BD² है ना, तो अब रेक्टेंगल में B और D अलग अलग होते हैं, अब स्क्वायर में सेम ही होंगे, तो वही है, A यहाँ पे डाल देना, A² यहाँ पे, तो A³ हो जाएगा A³/6, ठीक है, ये याद आ गया, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आ गया आपका डायमंड का याद रखना यार, इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ है, Z ऑफ डायमंड किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2√2 ऑफ Z ऑफ किसका, स्क्वायर। अब 1/√2, ये Z ऑफ स्क्वायर है, इसके साथ 1/√2 डाल देना, ये आ जाएगा A³/6√2, ठीक है। बस आपको ये ही याद रखना है, आपको ये याद रखना है डायमंड में कितना हो जाएगा, ये चीज़ 1/√2 मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू डायमंड, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ डायमंड, ठीक है, इतना बड़ा होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन में पूछेगा, वो पूछता है कि सर्कल को कितना हम ऊपर और नीचे से काटें सो दैट वो जो बने वो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें मिले, ठीक है। सर्कल
सर्कल से टॉप और बॉटम से हम 0.011 d माइनस कर देंगे, ये इतना इधर से उड़ा देंगे, ये इतना इधर से उतार देंगे, तो मैक्सिमम z आएगा। यानी कि मैक्सिमम z मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा, z जो है वो किससे रिलेट करती है, स्ट्रेंथ से। आगे बताऊंगा क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हॉलो का ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है, πd³/32। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने फॉर सॉलिड के लिए जो अंदर से सॉलिड रहेगा ना उसके लिए भी लिखा I/y max, तो I की वैल्यू πd4/64 और d की वैल्यू 3/2 πd³/32। ये सर्कल ये हो गया किसके लिए, आपके सॉलिड के लिए। अब अंदर ही अगर इसको हॉलो कर देंगे तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, k क्या होता है, k होता है स्मॉल d/D। ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये आपको याद रखनी है। वैसे ही हॉलो रेक्टेंगल के लिए, हॉलो रेक्टेंगल BD³/12 बाहर वाले का, वैसे ही BD³/12 यहाँ पे h है तो d की जगह तो आपने h लिखना है, 12 दोनों को माइनस करना है और अपॉन नीचे h/2 इसका हाफ। ठीक है, ये लेना है, ये याद रखना है, ये आप कर लोगे। वैसे इतना नहीं है, याद रखना है अपने दिमाग में, इतना नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, जितना ज़्यादा सेक्शन मोडुलर और उतनी ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ, तो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब क्वेश्चन में सीधे सीधे आता है कि यार 2 बीम है, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो आपने z ही निकालना है। ठीक है, z निकाल के स्ट्रेंथ निकालनी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन z से होंगे, z से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो ये याद रखना। ठीक, ये आपके यहाँ पे हो गया, ये आपने याद रखनी चीज़ें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आ गया, मैंने आपको एक एक्सियल रिजिडिटी बताया था, ठीक है ना, एक्सियल रिजिडिटी, ये आप बताओगे क्या होता है, आपने अगर पहले पढ़ा होगा। तो वैसे ही एक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है, इसको क्या करेंगे, ये क्या होता है, IE के इक्वल होता है। IE को हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं, न्यूटन मीटर mm²। ठीक है, इसका ये रहता है, जितना ज़्यादा IE उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। इफ़ IE ऑफ अ 2 मटीरियल आर सेम, ये बहुत याद रखना, जब IE फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2 मटीरियल की सेम होगी तब जो है मटेरियल जो है इक्वली, दोनों एक जैसे जितने स्टिफ होंगे, दोनों की स्टिफनेस सेम होगी। यार क्वेश्चन में पूछता है, ये या तो सीधे सीधे IE निकाल के आपको कंपेयर करना दो चीज़ों को, या आपको सीधे क्वेश्चन थ्योरेटिकली बोलेगा कि जो है स्टिफनेस जो है वो कैसे सेम रहती है, व्हेन I इज सेम या m वो क्या कहते हैं कर्वेचर इज सेम, ये चीज़ें पूछता है। तो आपने IE जब सेम रहेगा तो आपका जो है वो स्टिफनेस दोनों की, 2 मटीरियल की सेम होगी। इसको हटा दो, वही है स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है वो फाइंड करने के लिए z फाइंड करो, जिससे z मोर स्ट्रेंथ, मतलब जिसका z मोर, जिसका z ज़्यादा आएगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। यहाँ भी मैंने बता दिया। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये क्वेश्चन आया हुआ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जिसमें यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट अलॉन्ग द लेंथ, पूरी लेंथ में यूनिफॉर्म बेंडिंग मूवमेंट होती है। जब बेंडिंग मूवमेंट सेम होती है अलॉन्ग द लेंथ, हर एक लेंथ के अकॉर्डिंग अलॉन्ग द लेंथ जो होगी बेंडिंग मूवमेंट सेम होगी, उसको हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। ठीक है, फ्लेक्सुरल एंड शियर स्ट्रेस, ये क्या कहता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ये एक चीज़ और इसमें मैं बताता हूँ, हमेशा शियर स्ट्रेस जो होगी वो कम होगी, बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगी। ठीक है, हम बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा देखते हैं वो होती है और शियर स्ट्रेस कम होती है, याद रखना। अब एक फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू SA y'/IB। ठीक है, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक है, अब आपको यह सिंपल छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा, याद रखना है। अब ये भूल जाता है ना, कुछ नहीं आपने भूलना, अब आपको बस ये याद रहना कि यार ऐसा कुछ फॉर्मूला है, बस होता कैसे है ये आपको बता दूंगा। टाउ क्या है, आपके घर में ताऊ होते हैं ना, जो ताऊ लोग, टाउ से ताऊ, ठीक है, ताऊ याद रखना। अब जो बड़े हैं वो क्या बोलते हैं, आपको समझाते ही हैं ना, तो वो बोलेंगे ताऊ से IB नहीं जाना। IB क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो बोलता है टाउ से IB नहीं जाना। ठीक है, ये लिखा है मैंने, टाउ से IB पर नहीं जाना, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये है क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें ये तो याद रह जाएगा, बट इसमें चीज़ें क्या है ये नहीं याद रहता, वो वहीं पे फंसा होता है। मैंने आपको बोला ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा वो, बस जितना आपने पढ़ रहे हो आपको पता रहेगा तो आपको चीज़ें चलेंगी, वरना काम ख़राब हो जाएगा। यहाँ ये चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी सिंपल है। ये दोनों चीज़ें याद रखने वाली मेन है। टाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अ शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट, शियर स्ट्रेस की इंटेंसिटी, ऐसी इज़ द शियर फोर्स एट द क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स, ये तो ठीक है। बट ये एरिया शेडेड एरिया रहेगा, ये जो एरिया
ये जहाँ पे हमने कहा शेयर स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है, वो एरिया शेडेड एरिया बिटवीन और अबव द पॉइंट वेयर बिटवीन या अबव द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, वो एरिया निकालना है, ठीक। नेक्स्ट, वाई इज़ द सेंट्रॉइडल डिस्टेंस ऑफ अ शेडेड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ ये एक पॉइंट है, यहाँ पे निकालना है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, इसके हाफ, इसका हाफ करेंगे यहाँ तक का, ठीक है, ये सेंट्रॉइड है ना बीच में, तो ये एम है मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है। बी इज़ द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट अ पॉइंट वेयर, ये बी, अगर हमने इधर निकालना है तो ये भी, ठीक है। ये अब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ए एंड वाई का जो है, ये आप वही ए एंड वाई जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भूलता है, ठीक है, आपको सीजी तक उसके लेके रहना। अच्छा, ये आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ऐसे दिख रही है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट फिगर है, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगल, ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब इसका आपने याद रखना है, एक डायमंड भी है, ये डायमंड, ये 4 चीज़ें। अच्छा, इसकी जो शेयर स्ट्रेस बनेगी, अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा, पहले आप ये देख लो, इसकी जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, ठीक है, ठीक। अब मैं एक सिंपल एक की बना देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो, अगर मैं ये लूँ रेक्टेंगल, ये न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, तो इसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है कुछ। और शेयर स्ट्रेस किस तरीके की बनेगी, इस तरीके की, मतलब इस तरीके की जैसे नीचे बनी है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मूवमेंट कितनी होती है, 0। ये बेंडिंग मूवमेंट का है, याद रखना, यहाँ पे बना लेना आप, अगर आप ये बना रहे हो, ठीक है। ये फिर बनाता हूँ मैं, ये सॉरी, ठीक है, इसको ये मैं आपको सीधे वही बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, ये आगे बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ये आप बेंडिंग मूवमेंट, और ये आगे आपकी शेयर स्ट्रेस की, इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो और न्यूट्रल एक्सिस शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0 बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब इसका याद रखने का तरीका में ये क्वेश्चन है, ये यार ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का है। कहता है टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज की वैल्यू दी है, सेक्शन दी है, और टाउ न्यूट्रल एक्सिस और टाउ एवरेज का रेशो। ये क्या रेक्टेंगल के लिए 1.5 रहेगा, ये 1.5 रहेगा, दोनों सेम है। सर्कल के लिए 1.33, ये भी 1.33 रहेगा। ट्रायंगल के लिए 1.5, और ये क्या 1.33, यानी कि 4/3 जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों सेम है इधर, ये और ये सेम है, ठीक है। और ये इसके यहाँ पे सेम है, ये यहाँ पे सेम है, ये इसके नीचे 1.33 आएगा, ठीक है। और डायमंड के लिए चेंज है 1.125, ये याद रखना, और ये 1, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। अब ये क्यों कहाँ यूज़ आएंगी ये बताऊंगा, याद रखना। ये भी पूछते हैं कि ये किस चीज़ की, इसकी डायमंड का कैसे बनेगी शेयर स्ट्रेस, तो उसके लिए पता कर आपको रखना है। अब शेयर स्ट्रेंथ कंपैरिजन किसका, इससे हमें स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है, ये जिसकी वैल्यू ये टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंट अगेंस्ट द शेयर कम होगा, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये टाउ मैक्स अपॉन है, सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, सबसे कम किसकी है, जिसकी कम होगी सबसे ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ रहेगी ना, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, डायमंड की, फिर उसके बाद आ जाएगा सर्कल की, फिर उसके बाद आएगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल की, ये दोनों सेम है, तो ये इसमें याद रखना। बीम में बोथ बेंडिंग और शेयर एक्ट करता दोनों है, एक साथ ही करते हैं, बट देयरफॉर स्ट्रेंथ कंपैरिजन बेंडिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन ना वो बेंडिंग के ऊपर करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ऊपर भी बोला था शेयर स्ट्रेस कम होती है, बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होती है, हमने बेंडिंग मूवमेंट का देख के चलना है। अच्छा, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखो यार, टाउ ए वी इज इक्वल टू एस अपॉन बी डी, एस इज द शेयर स्ट्रेस, बी डी इज द डायमेंशन, ठीक है। ये अब इसका क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इस ऊपर वाले का फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे वैल्यू देंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू दे दी है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन है मान लो, उसके लिए टाउ मैक्स की वैल्यू दे दी है। टाउ एवरेज की वैल्यू निकाल सकते हो, टाउ मैक्स और इसके लिए एक टाउ मैक्स
अपॉन टाउ एवरेज इक्वल टू कितना होता है 1.5। तो इसकी वैल्यू दी है तो ये निकल जाएगा। अच्छा, अब ये निकल जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा गया, उसने फाइनली पूछा होगा बी या डी डायमेंशन पूछी होगी, या इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो वो जो टाउ एवरेज की वैल्यू होगी ऊपर से निकालना है इससे, तो वो आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करके यहाँ पे बाकी दिया होगा, यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ एक पूछो, याद रखना। ठीक है, ये क्या है एवरेज, ये एवरेज इक्वल टू एवरेज एस अपॉन बी डी, शेयर फोर्स अपॉन बी डी, तो वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस कर लोगे वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लास्ट है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है, याद रखें। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग एंड शियर सेंटर क्या था, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है। अगर हम बीम बनाते हैं तो प्लेन ऑफ लोडिंग, ये जिस पे लोड लग रहा है ना उसका प्लेन बनाते हैं ये, तो ये क्या है, व्हेन प्लेन ऑफ लोडिंग कंसाइड विद द कंसाइड, या तो कंसाइड करेगा इसके ऊपर आ जाएगा, या फिर और पैरेलल टू द प्रिंसिपल प्लेन। जो प्रिंसिपल प्लेन बनेंगे, मैंने आपको पहले भी जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल प्लेन के जो प्लेन्स बनेंगे ना, वो जब या तो कंसाइड करेंगे या तो उसके ऊपर आ जाएंगे या पैरेलल हो जाएंगे उसके प्रिंसिपल प्लेन के। तो 10 प्रिंसिपल प्लेन तो जो होगी वो सिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। तो उसके लिए हम वो यूज़ द बेंडिंग इक्वेशन, वो वाली बेंडिंग सिग्मा अपॉन बाई एम आई, वो वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है ये अनसिमेट्रिकल। अब प्लेन ऑफ लोडिंग क्या हो गया, ये आ गया सेंट्रॉइड बीच में। कहता है व्हेन प्लेन ऑफ लोडिंग इज इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल प्लेन, इंक्लाइंड है किसी एंगल पे बट पासिस द सेंट्रॉइड, इंक्लाइंड तो है किसी एंगल बट सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों एक्सिस पर डिफ्लेक्शन होती है, एंड बी एक्स और वाई एक्सिस पर डिफ्लेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है। अब रीज़न क्या है, या तो अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का रीज़न क्या है, या तो सेक्शन सिमेट्रिकल है पर लोडिंग प्लेन सेंट्रॉइड के इंक्लाइंड है। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन है बट जो लोडिंग प्लेन है वही कंडीशन सेंट्रॉइड के, ये सेंट्रॉइड आ रहा है तो उसके इंक्लाइंड है, सेंट्रॉइड से निकल रहा है और इंक्लाइंड है। ठीक है, ना ही उसको पैरेलल है ना ही कोइंसाइड कर रहा है, तो ये रीज़न बन जाएगा अनसिमेट्रिकल बेंडिंग का। तो या फिर सेक्शन ही अनसिमेट्रिक, सेक्शन ही हमारी अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अच्छा, एक चीज़ और ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि शेयर जो है, शेयर सेंटर, ये मैंने लिखा कि वहाँ से कर लेना, आर के बंसल बुक है वहाँ से कर लेना, बट ये शेयर सेंटर है। शेयर सेंटर क्या होता है, और सेंटर ऑफ ट्विस्ट भी बोलते हैं। बस इसका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अगर डीप में क्वेश्चन देखने हैं, फॉर्मूलेस देखने हैं, तो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो बुक को। बट इसका याद रखने का यही है कि होता क्या है, पॉइंट जहाँ से लोड पास करें, है ना, एंड वहाँ ओनली बेंडिंग, नो ट्विस्टिंग, कोई ट्विस्ट ना हो, सिर्फ बेंड हो वहाँ से, उस पॉइंट को हम कहते हैं शेयर सेंटर। ठीक है, और आई के लिए क्वेश्चन आया हुआ, आई के लिए शेयर सेंटर का बनता है, क्वेश्चन ऐसे आया हो, ये एक आई सेक्शन है, ओ सॉरी सी सेक्शन, सॉरी रियली सॉरी, सी सेक्शन है, उसमें जो होगा शेयर सेंटर इस साइड होगा, इस साइड होगा, इधर होगा, अलग अलग बने हुआ, या इधर कहीं होगा, तो भाई उसका यहाँ पे होता है, याद रखना। और एक बार आप बुक रेफर कर दो, ये ज़्यादा डीप में अगर मैं ये भी चीज़ें समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे चीज़ें, हमने कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये इसके साथ हमारा जो सारा का सारा ये हमारा ये अपना बेंडिंग इक्वेशन है। ठीक है, ये सारी हमारी कंप्लीट होती है, ये आपको बार बार रिवाइज़ करना है, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार, ये चीज़ें इनमें बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, ये एजम्पशंस ये याद रखनी है, तो इसमें क्वेश्चन करो। मैं एंड में यही बोलूँगा कि नीचे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर्स होते हैं हम धड़ाधड़ उसमें मटेरियल डालेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम रहा है, हमने मटेरियल डालना है, जैसे ही जो चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मेरे पास क्वेश्चंस रेडी हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक रेडी है, उसके रिलेटेड 2-3 बुक से मैंने रेफ़र करके आपको डालने हैं। ठीक है, उसमें लिख भी दूंगा कौन सी बुक से हैं, ठीक है, किस लेवल के हैं, ई लेवल के भी हम जो होंगे ना, जिससे हमसे हो पाएंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट उसमें रखते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। हर एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज हम उसके साथ साथ आपको प्रोवाइड करेंगे उस टेलीग्राम चैनल पे। और जो हमारी सब्सक्राइब कर लो, हमें जो अपडेट आता है ना, जो भी अपडेट होती है, अपलोड होती है वीडियो, तो उसका आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन, और नहीं भी होगा तो हमारे उसमें चैनल में भी हम ये प्रोवाइड कर देंगे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट,